साथियों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। अभी मैं हमारे खुद के कॉटन यानी कि नरमा के खेत में था और आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स या एग्रीकल्चर रिसर्चर्स या जो लोग भी कॉटन के बारे में कम्प्लीटली जानकारी चाहते हैं कि जिसके अंदर पौधे की अलग अलग स्टेजेस के बारे में स्क्वायर फॉर्मेशन, फ्लावरिंग स्टेज, उसका बॉल फॉर्मेशन, हर एक स्टेज के बारे में आज कंप्लीट हम लोग डिस्कशन करने की, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस फसल को या इस खेत के अंदर जो कॉटन आपको दिख रहा है, ये हमने 26 अप्रैल को लगाया था और लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर अभी फ्लावरिंग स्टेज और उसके बाद फर्दर जो बॉल डेवलपमेंट स्टेज होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि आपकी अलग अलग स्टेजेस क्या होती है। जैसे हमने बात की थी कि भाई आपके जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इसमें जैसे कॉटन का खेत है वो कम्प्लीटली आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, बड़ा हरा भरा और बड़ा एक जो है कम्प्लीटली आपको जो है एक फुल फ्लैश स्टेज में दिख रहा होगा। और इस समय इसके अंदर लगभग बीमारी या कोई कीट का प्रकोप ना के बराबर है। ठीक है, कोई एक आधा अगर प्लांट कहीं से सफ़र्ड है तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो सारे के सारे प्लांट आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे। और मिट्टी भी आप लोग देख सकते हैं और ये इस कंडीशन के अंदर या इस मिट्टी में इसको आसानी से ग्रो करवाया गया है। और ये सोइल आपको नज़र आएगी कि हल्की जो है वो आपकी लाइट सोइल कह सकते हैं, जिसमें सैंडी कंटेंट थोड़ा सा आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये अच्छे से ग्रो कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो प्रबंधन है या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको अच्छे से अडॉप्ट किया जाए। तो अब ऐसी ब्रांचेज जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई फ्लावर नहीं आता है उनको कहा जाता है मोनोपोडियल ब्रांच, और जिनके ऊपर फ्लावरिंग आती है जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये आपका मोनोपोडियल ब्रांच है। ठीक है, तो अब देखिए मोनोपोडियल ब्रांच और सिम्पोडियल ब्रांच में फ्लावरिंग आती है और मोनोपोडियल ब्रांच में नहीं आती है। ठीक है, और इसके अंदर फ्लावरिंग जब आती है तो इनकी अलग अलग स्टेजेस, जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्मेशन है, स्क्वायर फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेज, उसके बाद थोड़ा सा साइज़ में ये बड़ा हुआ और यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा और बड़ा हुआ था नज़र आएगा। और इसके बाद में जब ये स्क्वायर आपका कंप्लीट मैच्योर होना स्टार्ट होता है या जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग हम कहें, तो उस समय इसके अंदर जो आपका कैंडल नुमा स्ट्रक्चर होता है वो बनना शुरू हो जाता है। कैंडल नुमा मतलब जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, जिसको हम कैंडल स्टेज भी कहते हैं, तो ये आपको नज़र आएगा। और इसका भी एक बड़ा साइज़ आपको ये आप लोग देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर आपका फ्लावर ओपन होता है, जिसे हम लोग आपकी फ्लावरिंग एग्जैक्ट स्टेज कह सकते हैं। और ये हल्का थोड़ा सा गुलाबी और पीलापन इसमें नज़र आ रहा होगा। और फर्दर इसके अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट्स, इनमें आपकी पॉलिनेशन होती है। और पॉलिनेशन के बाद फर्दर आपका क्या होता है कि इसके अंदर जो बॉल फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। और बॉल की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आपका ये बॉल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बॉल कम्प्लीटली बन जाता है। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये बॉल बनने के बाद जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाता है, लगभग मान के चलिए कि सारे के सारे बॉल जो मैच्योर हो जाते हैं पूरे खेत के अंदर, वो मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी सितंबर के एंड तक। और उसके बाद आपका अक्टूबर का जो पहला हफ्ता होता है, या ये कह सकते हो पहले जो 15 दिन होते हैं, उस समय तक कॉटन की कंप्लीट हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। ठीक है, तो यानी कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने हो चुके हैं और लगभग आपके 2 से ढाई महीने और फसल रहेगी। तो 5.5-6 महीने की इसकी कंप्लीट खेती होती है, जिसके दौरान आपका अलग अलग स्टेजेस आपको नज़र आती हैं। और हम लोग कॉटन की जो हार्वेस्टिंग होती है उसको हम लोग मैनुअली पिकिंग करते हैं। हमारे देश के अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो है लगातार कॉटन की खेती किसान छोड़ भी क्यों रहे हैं और ये जो है इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होती जा रही है। तो जैसे मैं कॉटन की आपकी मैच्योरिटी दिखाऊँ तो एक आपका पौधा यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। और इसके अंदर ये देखिए, ये होता है जब कॉटन के अंदर आपका जो बॉल होता है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है, तो इसकी ये मैनुअल पिकिंग इसी प्रकार से की जाती है। लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपकी डिग्रेडेड है, क्योंकि ये जैसे अंडर आपका जो है पहले मैच्योर हो चुका है और इसके अंदर आपको जो है कम्प्लीटली बाकी इसकी क्वालिटी यहाँ पर इस प्रकार से भी ख़राब हो जाती है जब मिट्टी वगैरह लग जाती है खेतों के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो मैनुअल पिकिंग के दौरान सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो ड्राई लीफ होते हैं वो इसके फाइबर के साथ लग जाते हैं, जिससे इसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती हुई नज़र आती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आजकल कॉटन की खेती क्यों छोड़ रहे हैं। तो देखो, इस स्टेज में जब हम बात कर रहे हैं तो कॉटन की फसल में पिंक बॉलवर्म का अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। और आज हमारे देश के अंदर बीटी हाइब्रिड हम लोग ग्रो करवाते हैं। बोलगार्ड 2 जो आपका 2006 में अपडेट हुआ था,
उसी की ही वैरायटीज़ फर्दर जो है वो ग्रो करवाई जा रही है। हमारे देश के अंदर सरकारी जो वैरायटीज़ या ये कह सकते हो सरकारी संस्थानों जैसे कि आईसीआर या आईसीआर के रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बहुत कम वैरायटीज़ हैं जो लॉन्च की जाती हैं, चाहे वो बीटी की हाइब्रिड वैरायटीज़ हों या फिर आपकी नॉर्मल वैरायटीज़ हों। और इसी वजह से हमारे देश के अंदर हमारे किसानों को ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और उन्हीं से जो आपका ये कह सकते हो कि मिल जाता है या ये कह सकते हो जिस प्रकार के बीज मिल जाते हैं तो उसी से वो काम चलाते हैं। और वही सबसे बड़ा कारण भी बन चुका है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब बीज भी मिलते हैं तो उनके अंदर बोलवर्म का अटैक देखा जाता है या और भी कीटों का प्रकोप देखा जाता है। आज प्रेजेंट टाइम में भारतीय किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो बदलता हुआ जलवायु का जो पैटर्न है, दूसरा बारिश जब क्योंकि जलवायु का जब पैटर्न बदलेगा तो बारिश की जो निर्भरता है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब किसान के पास सिंचाई के साधन कई बार उतने उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। 60% एरिया भारत के अंदर जो कॉटन का है वो रेनफेड कंडीशन में ग्रो करवाया जाता है। चलो हमारे यहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह है, कैनाल्स की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आपका 60% एरिया जो कॉटन के अंडर आता है वो कहीं ना कहीं रेनफेड एरिया है, यानी कि केवल बारिश के ऊपर ही वहाँ पर खेती की जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स की बात कर रहे हैं। अब बारी आती है कि प्रेजेंट टाइम में जैसे हमने कहा कि भाई मार्केट के अंदर जब किसान कॉटन को लेकर जाता है तो उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि पिकिंग की, तो पिकिंग मैनुअल पिकिंग जब किया जाता है तो 1 किलोग्राम की पिकिंग के लिए यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए किसानों को लगभग आपका 10 से लेके 15 रुपये के बीच में पे करना पड़ता है। तो सोच के देखो, केवल पिकिंग यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए 10-15 रुपये पे करना पड़ रहा है, बाकी लागत पहले आ चुकी है उसकी बीज से लेके, क्योंकि बीज भी बहुत महंगा आता है, और फर्दर पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे करना पड़ता है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना पड़ता है, इरीगेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो अंत तक आप ये मान के चलो कि किसान का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और अभी रिसेंटली जो रेट चल रहे हैं वो 8,500 समथिंग आपका रेट है, आई थिंक सो, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का, मैं याद भूल गया हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम मान के चलो 9,000 रुपये भी है, तो भी आपका जो उत्पादन होता है वो अगर पेस्ट का अटैक ना हो तो हम कह सकते हैं कि 8 से 10 क्विंटल रहेगा, और अगर पेस्ट का अटैक हो जाए तो यही उत्पादन 2 क्विंटल, 3 क्विंटल या 4 क्विंटल ही रह जाता है। तो किसान की जितनी लागत आती है उतना भी वो पूरा नहीं करता, और इसीलिए किसान लगातार कॉटन की खेती को छोड़ता जा रहा है। ऊपर से सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको क्या किया गया है, जीरो किया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब जो विदेशों से कॉटन आता है, खासकर जैसे यूएसए से कॉटन आता है, तो उसके ऊपर आयात शुल्क जीरो कर देने की वजह से किसान का जो यहाँ कॉटन होता है उसका रेट नहीं मिल पाता, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि किसान की जो यहाँ पर लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसका उत्पादन कम होता जा रहा है और उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कम होता जा रहा है। अब बारी आती है कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था 2025-26 के दौरान, और उसको 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसका मुख्य टारगेट है कि भारत के अंदर एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन को बढ़ावा दिया जाए। आने वाले समय के अंदर जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल यानी कि जो लंबे रेशे वाली कॉटन की वेराइटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। इसके अलावा हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, क्लोज जो आपका प्लांटिंग सिस्टम है उनको प्रमोट किया जाए। अल्ट्रा जो आपका यहाँ पर ये कह सकते हो क्लोज प्लांटिंग सिस्टम, उनको प्रमोट किया जाए। इनका मेन टारगेट ये है कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। अब जो है प्रेजेंट टाइम में सरकार के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत भी कोशिश की जा रही है कि कॉटन का उत्पादन भारत में बढ़ावा दिया जाए और कॉटन के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। लेकिन जब तक हम इन वेराइटीज़ को इस प्रकार से लेकर नहीं आएंगे, ये आपका जो पेस्ट का अटैक उसको कम नहीं करेंगे, या ऐसी वेराइटीज़ जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो, तब तक जो है कहीं ना कहीं किसानों का उत्पादन बढ़ना और उसके बाद मार्केट में इफेक्टिव प्राइस अगर उनको नहीं दिलवा पाएंगे तो ये जो आपका कॉटन का उत्पादन है शायद उतना नहीं बढ़ पाएगा। बाकी प्रेजेंट टाइम में अभी यही है कि सरकारों की कोशिश ज़रूर रहती है, सरकारों के द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उतना रिजल्ट हमें निकल कर आ पाता है कि नहीं निकल आ पाता, वो बात की बात है, हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन 5 साल के लिए सरकार ने मिशन को लॉन्च किया है। और अभी बता दूं कि भारत कॉटन के एरिया में सबसे ज़्यादा लगभग 38% एरिया वर्ल्ड का हमारे पास है। सेकेंड पोजीशन है हमारी प्रोडक्शन के अंदर और कंजप्शन के अंदर। हम लोग जो है कंजप्शन आपका विश्व में सेकंड नंबर पर करते हैं और आपका प्रोडक्शन जो है वो भी हम लोग सेकंड नंबर पर भी आते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। लगभग 441 या 451 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास उत्पादकता है। वहीं चाइना की जो है वो 2200 के आसपास है, टर्की की 1800 के आसपास है, और चाइना के अंदर भी बोलगार्ड 2 ही यूज़ किया जा रहा है। टर्की के अंदर आपका
अभी तक बोलवर्म को कंट्रोल करने के लिए वैरायटीज़ को ही उपयोग में लाया जाता है, वहाँ पर बीटी कॉटन अभी भी उपयोग में नहीं लाया जाता, या ये कह सकते हो जीएम क्रॉप को भी ग्रो नहीं करवाया जा सकता। भारत के अंदर कॉटन एकमात्र ऐसी क्रॉप है जो कि जीएम क्रॉप के रूप में ग्रो करवाई जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में ग्रो करवाई जाती है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रेजेंट टाइम में लगभग मैंने जानकारी आपके साथ साझा की। अच्छा, कॉटन का जो बीज होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि सीड कॉटन और कॉटन सीड। तो देखो, इस फाइबर को सेपरेट करने के बाद, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि भाई फाइबर आपका होता है, एक सेकेंड जस्ट, तो कॉटन आपका जो फाइबर है उसको जब हम सेपरेट करते हैं तो उसके बाद उसमें जो सीड निकलता है उसको कहा जाता है सीड कॉटन। मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ये आपका कॉटन है, इसके ऊपर फाइबर अभी एनक्लोज्ड है, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें से आपका ऊपर से फाइबर को अलग करने के बाद ये आपका बीज जो है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। पहले के समय क्या होता था कि बीज को हम लोग उपयोग में ला सकते थे दोबारा से बिजाई के लिए, लेकिन आजकल बीटी कॉटन है, हाइब्रिड सीड है, तो उसमें आपके वो करैक्टर नहीं मिलेंगे। तो ये देखो, इसका बीज जो है वो कुछ ऐसा आपका हो जाता है, और इसके ऊपर लिंट अभी भी बचा हुआ है। इस लिंट को, अच्छा, इसको अभी तक जो सेपरेट किया गया है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। जब बीज को आपके फाइबर से अलग किया जाता है, ये आपका फाइबर रहा और ये आपका बीज रहा, तो इन दोनों को अलग करने की प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। अब ये देखो, अभी तक जो कॉटन अपने आप में प्योर फॉर्म में था उसको हम लोग बोल रहे थे सीड कॉटन, लेकिन जो आपका बीज ही अलग किया गया इसको कहा जाता है सीड कॉटन। ठीक है, अब इसके ऊपर जो लिंट आपका अलग बचा हुआ है इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से रिमूव कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है डीलिंटिंग। ठीक है, तो ये डीलिंटिंग प्रोसेस के बाद में कंप्लीट साफ बीज आपका नज़र आता है, और इसी बीज को हम लोग ऑयल यानी कि इसको क्रश करेंगे, तो जैसे मस्टर्ड यानी कि सरसों से तेल निकालते हैं वैसे इसमें से भी तेल निकाला जा सकता है, और ये तेल माना जाता है कि भाई आपका हार्ट पेशेंट्स के लिए बढ़िया होता है। ठीक है, और आज हमारे देश के अंदर वाइट गोल्ड आपके कॉटन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉटन ना कि केवल लगभग 60 लाख किसानों को रोज़गार दे रहा है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, या इसके अलावा जैसे कॉटन का बीज या तेल निकालने के बाद उसके बाद जो फीड है उसके ऊपर अवेलेबिलिटी है, उसको मार्केट के अंदर सेल करते हैं या उसका तेल बेचते हैं, तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। और इसका जो तेल निकालने के बाद जो सीड का केक बच जाता है उसको एनिमल की फीड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को समझें, और प्रैक्टिकली अगर कभी मौका मिले तो इन चीज़ों को ज़रूर जाकर देखें, समझें। और आपको पता होना चाहिए कि कॉटन की जो खेती है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे इफेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका वाटर जो है वो लंबे समय तक सेव रहता है, और जो कॉटन का पौधा होता है उसका टैप रूट सिस्टम होता है, वो बहुत गहरी मतलब मिट्टी के अंदर जाकर और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की कि प्रैक्टिकली और जो आपका एक रिसेंट कंसर्न है, करंट सिचुएशन है, उनके साथ आपको रिलेट कर सकूं। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और कंटेंट के लिए फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।